हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हम लोग ने रेगुलेशंस 132 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हमारी क्लास रहेगी नई चैप्टर की ओर, यानी कि प्रिकॉशन अगेंस्ट गैसेस, डैम्स, फायर, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इनफ्लेमेबल गैसेस, यानी कि जितने भी प्रिकॉशंस है, जितने भी डेंजरस जोन है, उनकी क्या प्रिकॉशंस लेंगे उसके बारे में ये चैप्टर डिस्कस करेगा। ओके, तो चैप्टर 11 में इंटर करते हैं। प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर बॉडीज। फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर बॉडीज, ये सिर्फ पढ़ने के माध्यम से ही नहीं देखा जाता, बल्कि आपको वर्किंग के माध्यम से भी इसको देखना बहुत ही अनिवार्य है। सपोज डैट अगर किसी वाटर बॉडीज में या फिर कहीं पे अंडरग्राउंड के कंडीशंस में कहीं पे आपको हार्मफुल गैसेस मिल जाए और आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, कैसे हैंडल करना है, नॉलेज ही नहीं है, तब तो आप अपनी जान के साथ साथ सारे शिफ्ट के वर्कर की भी जान जोखिम में डाल देंगे। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंस होता है, नॉट ओनली पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, वाइल इट्स इम्पोर्टेंस फॉर वर्किंग पीरियड इन अंडरग्राउंड माइंस। ओके, अंडरग्राउंड माइंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपको याद होना ही चाहिए, इसके बारे में नॉलेज रखना ही होगा, अदरवाइज आप अपनी और पूरी शिफ्ट की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। ओके, एक मैंने डेट लिखा है 28/5/1965। किसी को ये डेट या फिर किसी को इस दिन के बारे में नॉलेज है? हम लोग माइनिंग स्टूडेंट हैं, माइंस को ही डील करेंगे, ना कि कोई बहुत बड़ी इतिहास को डील करेंगे। ओके, ऐसी नहीं, माइंस है, माइंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस डेट एंड इम्पोर्टेंस एक्सीडेंट्स एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और जो भी रिलेटेड है माइंस से, बस उसी की डेट को हम लोग देखेंगे। ओके, तो आप समझ रहे होंगे हम डेट जो डाले हुए हैं वो किसी माइंस की घटना ही होगी, दैट्स वाई मैंने डेट रखा है। तो आप समझिए ऐसी क्या घटना हुई होगी इस डेट में कि ये डेट बहुत पॉपुलर हो गई, या फिर इस डेट को याद रखना जरूरी है। 1965। अच्छा, 1965 एंड 1973 to 75, ये दोनों डेट इसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें आप आइए 1965। चैप्टर बहुत लंबा है, प्रिकॉशंस लेना है डस्ट के बारे में, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, वाटर बॉडीज, फायर, सब चीज, गैसेस, सब चीज। तो चैप्टर बहुत लंबा है, ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा और वर्किंग कंडीशंस में इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, 1965 क्या हुआ था कि 28/5/1965 हमारे नजदीकी, यानी कि विद इन 8 किलोमीटर्स, 1965 उस समय प्राइवेट माइंस चल रही थी, बहुत हद तक पेटी में माइंस चल रही थी एंड सरकार से लीज लेके कोई भी माइंस चला सकती थी। एग्जैक्टली हमारे दादाजी, मतलब दादाजी के पिताजी, पूर्वज के जो हमारे पूर्वज थे, उनकी भी माइंस है और अभी भी माइंस है, बट पानी से भरा हुआ है और वो खाई बन चुकी है। अब क्या हुआ, 1973 और 65 के बीच, 1973 और 75 के बीच
इस डेट, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, गवर्नमेंट था इंदिरा गांधी का, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। तो जितने भी माइंस थे वो सारे के सारे नेशनलाइज हो गए थे। आप नेशनलाइज बोल सकते हैं एक अच्छा हुआ, या फिर आप नेशनलाइज बोल सकते हैं एक खराब हुआ। किसी भी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात को रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 75 और 73 के बीच में, 73 और 75 के बीच में सारे माइंस को नेशनलाइज घोषित कर दिया गया। जितने भी माइंस थे, हमारा भी माइंस था, वो भी नेशनलाइज हो गए, सारे गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग हो गए। अब हुआ यूं, 73 और 75 के बीच में सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लगे, तो सभी ने ऑब्जेक्शंस किया कि हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारे अंदर इतने स्टाफ हैं, उन लोग क्या करेंगे। तो उसमें नेशनलाइज में बहुत सारे पॉइंट्स बनी थी उन लोग के लिए, सेवाएं प्लस नौकरियां, ये सब देने की सुविधा की बात रखी गई थी। बट फिर भी हमारे पास में विद इन 2 किलोमीटर यहाँ से जीएम की एरिया पड़ती है, बीएंड के एरिया, जीएम बीएंड के एरिया। ओके, जब नेशनलाइज हुआ तो करगली, बीएंड के बोकारो एंड करगली एरिया के समीप गेस्ट हाउस सभी लोगों ने एग्जैक्टली बहुत लोगों ने एक साथ मिलके गेस्ट हाउस पे धरना प्रदर्शन किया। उस समय पीरियड करगली गेस्ट हाउस धरना प्रदर्शन हुआ, तो बहुत लोग जीएम या फिर बहुत सारे स्टाफ डर गए कि आगे क्या होगा क्या नहीं। तो उसी केस में अंधाधुन फायरिंग हुआ था, अंधाधुन, सबको गोली लगी, मतलब सबको गोली लगी ऐसा नहीं, लगी होगी 7-8 पर्सन को, स्पॉट डेथ हुआ। एक राउंड गोली फायरिंग होने के बाद तो सब तहलका मच जाता है, इधर उधर दौड़ने भागने लगते हैं। तो जैसे ही फायरिंग हुआ, लगभग 7 लोगों की गोली लगी, और उस समय की सरकार भी कांग्रेस की थी। बिंदेश्वरी दुबे का हमारा संसदीय क्षेत्र होता था, या फिर शायद उनकी विधानसभा अंतर, बिंदेश्वरी दुबे सांसद या विधायक ही थे उस समय। जब ये कहने का मतलब है उस समय ये फायरिंग को रोका जा सकता था, बट यहाँ के विधायक सांसद ने इसे टाल मटोल कर दिया, जिसके वजह से फायरिंग हो गई और 7 लोगों की, एक नन्हे से बच्चा जो कि स्कूल से आ रहा था, रामविलास स्कूल, एक बहुत प्रसिद्ध स्कूल है हमारे पास में, रामविलास स्कूल, वहाँ से एक बच्चे आ रहे थे, उसको भी गोली लग गई, स्पॉट डेथ। तो कोई भी नियम या कानून आता है, सरकार बनाती है, तो पहला तो उसको ऑब्जेक्शंस हर जगह होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, एनवायरनमेंट के साथ ढलते जाते हैं और वो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है और नियम कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये डेट बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बहुत टॉपिक लंबा है, वीडियो भी लंबा हो जाएगी। तो 1965 में हुआ यूं, ढोरी खास एरिया, यानी कि ढोरी एरिया में एक माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, जो कि ढोरी खास के नाम से जाना जाता है। अभी के समय पे लगभग 2 अभी अंडरग्राउंड माइंस चल रही है ढोरी खास के, 4, 5, 6 इंक्लानेशन एंड 7, 8 इंक्लानेशंस। ये नंबरिंग कैसे क्या होता है, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी पॉइंट पे आता हूँ। हुआ यूं कि इस डेट को 28/5/1965 को, उस समय माइंस प्राइवेट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती थी। हालांकि अंडरग्राउंड में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, प्लस
इतनी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मशीनें या फिर प्रिकॉशंस लेने के लिए कुछ औजारे इक्विपमेंट नहीं था। बस सेफ्टी लैंप लेके उतरते थे। ना तो उस समय मिथेनोमीटर था, ना कार्बन डाइऑक्साइड नापने की कोई एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या फिर बहुत सारे गैसेस को मल्टी गैस डिटेक्टर भी नहीं था। उस समय की बात है। तो हुआ यूं, विद इन शिफ्ट के चेंजिंग में, और आप जान रही है कि 12 से 2 बजे तक ब्लास्टिंग का पीरियड होता है। सभी अपने अपने ब्लास्टिंग टाइम रखते हैं, मैनेजर निर्धारित करता है कि किस टाइम ब्लास्टिंग किया जाए। तो हर माइंस की उस समय नियमावली बनी थी कि इतने बजे से इतने ब्लास्टिंग होनी है, या फिर 2 से 4, जो जिसे अपने समय को देखते हुए। ओके, तो एक शिफ्ट में लगभग 250 आज के टाइम पे एक शिफ्ट में वर्कर काम करते हैं। 265 या 270 के आसपास एक शिफ्ट में काम करते हैं। एक शिफ्ट यानी कि एक फेस में एक मशीन में चलाने के लिए एज ए रेगुलेशंस एंड डीजीएमएस फॉर्मेट या फिर कंपनी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 39% चाहिए। एक मशीन्स या एक फेस को चलाने के लिए 39% चाहिए। तो मान लीजिए 2 फेस होगा ही, तो 2 फेस 40 दुनिया 80, बाकी सरफेस में जो हाजी बाबू है, गार्ड है, या फिर स्टोर में बंदे हैं, ये सब मिला के हो गया होगा तो 250। तो हुआ यूं कि शिफ्ट चेंज हो रहा है, यानी कि बी शिफ्ट वाले माइंस में इंटर कर रहे हैं, अंडरग्राउंड माइंस में इंटर कर रहे हैं बी शिफ्ट वाले, और ए शिफ्ट वाले माइंस से एग्जिट कर रहे हैं शिफ्ट विद इन शिफ्ट के चेंजिंग में। एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग का पीरियड था। एक्सप्लोसिव डिटोनेटर सब चीज ओके रेडी कर ही रहे थे, और ब्लास्टिंग हुआ भी, बट अचानक इनफ्लेमेबल गैस प्रेजेंस हो गया और पूरी की पूरी माइंस ब्लास्ट हो गई। आप अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग जैसे ही ब्लास्ट किया, इनफ्लेमेबल गैस प्रेजेंट हुआ, CH3 प्रेजेंट हुआ, मीथेन प्रेजेंट हुआ, और इस हद तक ब्लास्टिंग हो गई कि पूरी की पूरी माइंस खत्म। हमारे दादाजी या फिर पूर्वज से मैंने पूछा उस समय क्या माहौल था, तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है माइंस, और जो ब्लास्टिंग हुई तो जो धुआं होता है वो धुआं 8 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। यानी कि समझ लीजिए, जो एक बम फेंकता ना नीचे बम, उसी तरह धुआं ऐसे अम्ब्रेला शेप में धुआं जो बनाता है, सेम इट इज यहाँ पे हुआ था। और बहुत हद तक 265 ना कितना जान इसमें चली गई, ये डाटा मेरे को नहीं पता कितना जाने चली गई, बट जीटी के बुक में लिखी हुई है। अब देखिएगा, अब ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। उस समय इंस्ट्रूमेंट उतनी थी नहीं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी तो पता चला ब्लास्टिंग के पीरियड में इनफ्लेमेबल गैस प्रेजेंस था, प्रेजेंस ऑफ मीथेन, जिसके वजह से मीथेन में आग कैच हो गया और पूरी की पूरी माइंस को ब्लास्ट कर दी गई। ये ऐसा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत लिखी गई घटना। और इसी घटना से डिग्री ऑफ गैसीनेस की उत्पन्न हुई, या फिर डिग्री ऑफ गैसीनेस की नोमेनक्लेचर
आया, यानी कि जो अभी आप फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो माइंस आप देख रहे हैं, इसी घटना से ये डिग्री ऑफ गैसीनेसेस नोमेनक्लेचर आया। तो कहने का मतलब है माइंस में हर घटना या फिर हर एक्सीडेंट से कुछ ना कुछ रूल्स बनता है और उसी रूल से कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी निकलता है। ओके, तो डिग्री ऑफ गैसीनेसेंस 28/5/1965 की माइंस एक्सीडेंट कहाँ हुई थी? ढोरी माइंस एक्सप्लोजन हुआ था और यहीं से डिग्री ऑफ गैसीनेसेस की नोमेनक्लेचर आई। ओके, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बता दिया कि फ्लेमेबल गैस के कारण ये हुआ था मैटर, सही है। बट जहां तक लोगों ने बताया कि एक प्रकार का ये जो भी है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऐसा रही। एक चीज और कि माइंड से हर दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अनुभव होता है और उस प्रैक्टिकल अनुभव से ही माइंस को रनिंग किया जाता है। रेगुलेशंस, एक्ट, रूल्स माइंस को रनिंग करने के लिए रखी गई है, बट किसी किसी जगह पे रूल्स को, रेगुलेशंस को या एक्ट को फॉलो अप नहीं किया जा सकता है। अब आप डेंजर जोन में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शंस देना है, रेगुलेशंस में लिखा गया है कि आप डेंजर जोन में काम नहीं करें, अगर कहीं भी किसी प्रकार का आपको डेंजर लगे तो सूचित करें। ये सब सूचित होता है, मानते भी हैं, और प्रोडक्शंस आपको करना है, तो सारे स्टाफ को लेके आप बाहर नहीं ना निकल सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत जोखिम में भी तो काम करना होगा। तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को अनदेखा मजबूरी में किया जाता है। ओके, बट बहुत हद तक रेगुलेशंस और रूल्स को ही देखते हुए वर्किंग होता है। अच्छा, 19 डेट याद रखिएगा, डिग्री ऑफ गैसीनेसेस, इसी डेट से हम उत्पन्न हुई नोमेनक्लेचर्स। तो पहला, अब हम लोग जो चैप्टर देखेंगे, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर। तो सबसे पहले हम लोग फायर के बारे में प्रिकॉशंस देखेंगे। फायर और गैसेस, गैस रहेंगे तभी फायर होगा। ओके, तो प्रिकॉशंस अगेंस्ट किसके? फायर और गैसेस। इससे पहले रेगुलेशंस 133 कहता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेसेस। दिस वन, क्लासिफिकेशंस करना किसी माइंस को। आपको अगर ये हमारा माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, और आपको पता नहीं है ये क्या, कौन सी डिग्री में माइंस आएगी। एक और माइंस यहाँ ले लेते हैं, इसका भी कंडीशन आपको पता नहीं कौन सी डिग्री ऑफ माइंस है। तो ये क्लासिफिकेशंस आप कैसे करेंगे? फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री है, ये क्लासिफिकेशंस कैसे करेंगे आप? तो एग्जैक्टली इसी के बारे में रेगुलेशंस 133 कहता है, क्लासिफिकेशंस of coal seam according to their degree of gaseousness. Regulation C coal mines regulations 133 classifications
of coil seam according to their degree of gasiness. According to their degree of gasiness. Classifications of coil seam according to their degree gasiness. Okay. आपको पता ही है माइंस के बारे में, और आप इंजीनियर है, माइंस के इंजीनियर है, तो पता ही होगा कि माइंस, अंडरग्राउंड माइंस कितने डिग्री ऑफ गैसिनेशंस में क्लासिफाई होते हैं। पहला तो जाता है फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसिनेशंस, दूसरा सेकेंड डिग्री, और तीसरा थर्ड डिग्री ऑफ माइंस। माइंस को तीन ही प्रकार, अंडरग्राउंड माइंस को डिग्री ऑफ गैसिनेशंस में तीन ही प्रकार से बांटा गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। अब इसमें क्या शर्तें या फिर क्या प्रोविजंस रखा गया है कि फर्स्ट डिग्री को माइंस हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री को किसको बोलेंगे, थर्ड डिग्री को कैसे बोलेंगे, ठीक ना। ये सारे अकॉर्डिंग पहले हम लोग को समझना होगा, देन आफ्टर हम लोग रेगुलेशंस की ओर बढ़ेंगे। और इस डिग्री को या फिर गैसेस या फिर जीटी की एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए या नॉलेज लेने के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट है, गैस टेस्टिंग क्लासेस। उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत हद तक नॉलेज आएगा, कितने टाइप्स के गैस होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे डिग्री ऑफ गैसिनेशंस की डिफिनेशंस क्या है, ये सब आपको प्लेलिस्ट जाइए, जीटी क्लासेस में देखने को आपको मिल सकता है। तो अभी हम लोग रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं तो उतनी डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट एज ए नॉलेज जितनी करनी चाहिए उतनी करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले तो समझना होगा फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसिनेशंस किसको बोलेंगे। सपोज दैट ये फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसिनेशंस है, फर्स्ट डिग्री की मान से तो फर्स्ट डिग्री में कंडीशंस क्या रखा है, फर्स्ट डिग्री का कंडीशंस क्या रखा है, ये आपको जानना होगा। ओके, फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसिनेशंस जीबीए। जीबीए स्टैंड फॉर व्हाट, जनरल बॉडी ऑफ एयर। वातावरण अंडरग्राउंड में जीबीए समझ लीजिए, जीबीए जनरल बॉडी ऑफ एयर। अंडरग्राउंड के कंडीशंस में कहीं भी प्रेजेंट आप हैं तो समझ लीजिए वो जीबीए कहलाएगा। कहीं भी अंडरग्राउंड के वातावरण में को हम लोग जीबीए कहते हैं, बशर्ते किसको दो को छोड़ के अंडरग्राउंड में कहीं भी वर्किंग प्लेस को जीबीए बोलेंगे, ठीक है। और दो को छोड़ ऐसे कौन सी दो जगह है जिनको छोड़ के हम लोग जीबीए नहीं बोलेंगे। पहला क्या हो गया, गोप, और दूसरा just 1 minute, गोफ एंड सॉरी एक्चुअली दिमाग से उतर गया, बट 1 मिनट यार। इतनी कॉमन चीज कभी कभी ये होता है कि where is
सॉरी, गोफ नहीं होता है, सील्ड ऑफ एरिया और बोरहोल। गोफ गोफ को भी हम लोग जीबीएफ बोलते हैं। ऐसा क्यों? लॉन्गवाल के कंडीशंस में गोफ में भी हम लोग जाके, मतलब जाते नहीं बट वहां से रीडिंग लेते हैं। वो वर्किंग प्लेस नहीं है बट गोफ भी जीबीए में आएगा। आपका जीबीए में जनरल बॉडी ऑफ एयर, सील्ड ऑफ एरिया नहीं आएगा और बोरहोल। ठीक है, इसमें एक डिफिनेशन दिया है, जनरल बॉडी ऑफ एयर means the general atmosphere in coal seam and including atmosphere in roof cavities but does not including general atmosphere in shield of area। shield of area को हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में हम लोग नहीं रखते हैं। और इन बोरहोल ड्रिल इन ए कोल और एडजेसेंट स्ट्राटा, और बोरहोल को भी जनरल बॉडी ऑफ एयर में शील्ड ऑफ एरिया और बोरहोल को भी हम लोग नहीं रखते हैं। ये जीबीए कहता है, इसी को हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर कहते हैं। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में यानी कि दो जगह को छोड़ के पूरी माइंस में अगर इनफ्लेमेबल गैस 0.1 डिग्री से एग्जिट करता हो तो उसको हम लोग फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस बोलेंगे। 0.1 डिग्री से नॉट एग्जिट, सॉरी एग्जिट नहीं, नॉट एग्जिट। अगर किसी भी जगह पे जीबीए में इनफ्लेमेबल गैस does not exceed 0.1, इनफ्लेमेबल गैस does not exceed 0.1%, तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ कौन सा माइनस बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री ऑफ माइनस बोलेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस क्या है? परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस डज नॉट एग्जिट 0.1, परसेंटेज यहाँ छूट गया। परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस डज नॉट एग्जिट 0.1, ये जीबीए में होना चाहिए डिग्री फर्स्ट के कंडीशंस में। अगर माइंस है तो माइंस में जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1 परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एग्जिट करता है तो उसको हम लोग फिर फर्स्ट डिग्री नहीं बोलेंगे। बट 0.1 परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस से लो है आपके गैस तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीनेसेस। ठीक, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट रेट ऑफ इमिशंस यानी कि प्रोडक्शंस। रेट ऑफ इमिशंस सच गैस डज नॉट एग्जिट 1 मीटर क्यूब पर कोल प्रोड्यूस। रेट ऑफ इमिशंस, दूसरी पॉइंट, एक तो जीबीए हो गया, दूसरी पॉइंट रेट ऑफ इमिशंस। एक मिनट, कैमरे में ये ब्राइटनेस क्यों कम हो जाता है बार बार? जस्ट 1 मिनट, ब्राइटनेस। ये ठीक है, मैं तब तक इंक भी डाल लेता हूँ।
रेट ऑफ इमिशंस, अगर आप प्रोडक्शंस हो रहा है आपका माइंस में और 1 मीटर क्यूब कोला प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, दूसरा है रेट ऑफ इमिशंस, रेट ऑफ इमिशंस के स्पेलिंग इमिशन होगा, इमिशंस डबल एम नहीं डबल एस ए आई, रेट ऑफ इमिशंस। इसमें क्या कंडीशंस है कि द रेट ऑफ इमिशंस सच गैसेस डज नॉट एग्जिट 1 मीटर क्यूब पर कोल प्रोड्यूस, रेट ऑफ इमिशन of commission does not exceed 1 meter cube per coal produce या productions। ठीक है, अगर फर्स्ट डिग्री की बात करें तो इनफ्लेमेबल गैस कितना प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जीबीए में, 0.1% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और प्रोडक्शंस की बात करें तो रेट ऑफ इमिशंस कोल प्रोड्यूस कितनी, 1 मीटर क्यूब। ओके, तो ये डिफिनेशन से द रेट ऑफ इमिशंस ऑफ सच गैसेस डज नॉट एग्जिट 1 मीटर क्यूब पर कोल प्रोड्यूस। अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा हो, जस्ट 1 मिनट, सॉरी नजर नहीं आ रहा, इधर लिखते हैं। ये रह गया फर्स्ट डिग्री की कंडीशंस। क्या है कि द रेट ऑफ इमिशंस ऑफ सच गैसेस डज नॉट एग्जिट 1 मीटर क्यूब पर कोल प्रोड्यूस या प्रोडक्शंस, ये फर्स्ट डिग्री की बात रखी गई है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो अब हम लोग थोड़ी स्पीड को देखेंगे। और सेकेंड डिग्री में क्या बात रखी गई है, सेम थी, जीबीए के परसेंटेज में कितना गैसेस डज नॉट एग्जिट करना चाहिए, वो आपका बात है 0.1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशंस नहीं रखी गई है कि कितना लिमिट है या कितना तक है। बस सेकेंड गैस अगर आपको डिफाइन करनी है तो सेकेंड गैस डिग्री ऑफ गैसिनेशंस क्या है, जीबीए के कंडीशंस में परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस एग्जिट 0.1%, एग्जिट 0.1%, बस। उसमें फर्स्ट डिग्री में क्या था, 0.1 से एग्जिट नहीं करना चाहिए, और इसमें सेकेंड डिग्री में 0.1 से एग्जिट होना चाहिए। मतलब अगर सेंटेंस में इसको बना के लिखा जाए तो परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इज मोर देन 0.1, परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एग्जिट लिखिए या मोर देन 0.1 भी लिख सकते हैं, मोर देन 0.1%। ओके, रेट ऑफ इमिशंस क्या था इसमें कि 1 मीटर क्यों है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा
यहाँ पे 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 just 1 minute. Rate of emission of inflammable gas per ton of coal produced exceed 1 meter cube but not exceed 10 meter cube. Exceed 1 meter cube but not exceed 10 meter cube. अब सेकेंड डिग्री में क्या हो जाएगा, एग्जिट करेंगे 1 मीटर क्यूब। द रेट ऑफ इमिशन सच गैसेस एग्जिट 1 मीटर क्यूब बट नॉट एग्जिट 10 मीटर क्यूब coal produced. The rate of emission such gases exit 1 meter cube but does not exit 10 मीटर क्यूब केस। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। 10 मीटर क्यूब पर कोल प्रोड्यूस। ओके, पहला कि जीबीए के कंडीशन में 0.1% ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस 1 मीटर क्यूब से ज़्यादा होना चाहिए बट 10 मीटर क्यूब से लेस होना चाहिए, तब हम किसी माइंस को सेकेंड डिग्री ऑफ माइंस बोलेंगे, सेकेंड डिग्री ऑफ गैसेस माइंस बोलेंगे। थर्ड डिग्री में केस क्या है, रेट ऑफ इमिशंस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस एग्जिट 10 मीटर क्यूब। रेट ऑफ इमिशंस per ton coal produce, rate of emissions per ton per coal produce 10 meters। थर्ड डिग्री में जीबीए की कंडीशंस रखी नहीं गई है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि अगर 0.1% से ज़्यादा है तो सेकेंड डिग्री ऑफ गैसी माइंस बोलेंगे, बट कितना ज़्यादा रहने से ये सेकेंड डिग्री गैसी माइंस चेंज हो जाता है थर्ड डिग्री गैसी माइंस में। ये कभी कभी आपको कंसेप्ट लगाइए या देखिए कि कितना डिग्री ऑफ गैसीनेस परसेंटेज इन्फ्लेमेबल गैस मिले तो फर्स्ट डिग्री से सेकेंड डिग्री से थर्ड डिग्री हो जाता है। रेगुलेशंस में ऐसा बात रखा नहीं गया है, बट मैं बताता हूँ। रेगुलेशंस में सीधी बात रख दी है डेफिनेशंस में कि रेट थर्ड डिग्री ऑफ गैसी माइंस उसी को बोलेंगे जिसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन कोल प्रोडक्शंस मेरा एग्जिट होना चाहिए 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा। अब अगर रेगुलेशंस की डेफिनेशंस में आए, यानी कि डेफिनेशंस की क्लासेस हुई नहीं है बट फिर भी थोड़ी देख लेते हैं हम लोग। गैसी सीम्स ऑफ थर्ड डिग्री मीन्स कोल सीम और पार्ट लाइंग within the precinct of mines not be open cast in working, in which rate of inflammable gas per ton coal produce exceed 10 meter cube। Simple। rate of rate of emission of inflammable gas per ton coal produce 10 meter cube। अब आप सोच रहे होंगे सर सेकेंड डिग्री में तो आपने कहा कि 0.1 से लेस नहीं होना चाहिए, इससे 0.1% से ज़्यादा होना चाहिए, बट थर्ड डिग्री के केस में रेट ऑफ जीबीए की बात रखी नहीं गई है, तो कितनी गैस होने से थर्ड डिग्री ऑफ गैसी माइंस हम लोग बोलेंगे। तो रेगुलेशंस में ऐसी कोई कहीं भी बात रखी नहीं गई है, तो
ये आप दिमाग से हटा दीजिए। ओके, बट अगर फिर भी आप जानने के इच्छुक है तो मैं जस्ट 1 मिनट, मैंने ये लिखा है कहीं, उसे देखना होगा। तो मुझे मिल नहीं पा रही है कहाँ पे। एक छोटी डायरी हमेशा रखता हूँ जब भी माइंस में ट्रेनिंग या फिर वर्किंग में जाता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ डाटा रिमेंबर करने के लिए एक छोटी डायरी रखता हूँ। और आप लोग भी रखिए, उसमें डाटा याद रख, बहुत डाटा ऐसे रहते कि याद नहीं हो पाते तो नोट डाउन कर देता हूँ। तो वो डायरी मेरे को मिल नहीं रही है। तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि थर्ड डिग्री ऑफ गेसिंग माइंस किसको बोलेंगे, जिसमें रेट ऑफ इमेंशंस कोयल प्रोड्यूस 10 मीटर क्यू से ज़्यादा रहे तो थर्ड डिग्री सिंपल में। ओके, और सेकेंड डिग्री में जीबीए के कंडीशंस में कहीं भी जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस है वो 0.1 मीटर से एग्जिट होना चाहिए। ठीक, और फर्स्ट डिग्री में जीबीए के कंडीशंस में परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस 0.1 से एग्जिट नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस होना चाहिए। तो ये डिग्री ऑफ गैसिनेसेस हो गई। अब हम लोग रेगुलेशंस में आते हैं। ठीक है, रेगुलेशंस क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग classifications of coal seam according to their degree of gasiness। तो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिग्री ऑफ गैसीनेस कौन नोमित करेंगे, नामित करेंगे, या फिर कौन डिसाइड करेंगे ये फर्स्ट डिग्री की है, सेकेंड डिग्री के या थर्ड डिग्री की माइंस है। तो आपका आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। रेगुलेशंस में दोनों बात रखी गई है, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस पूछा जाए कि डिग्री ऑफ गैसिनेसेस जो हम लोग निर्धारित करते हैं वो किसके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं, अगर ऑप्शंस में आपके पास मैनेजर रहे, पीओ रहे, इंस्पेक्टर रहे, नन ऑफ दिस रहे, तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या होगा, इंस्पेक्टर की कंडीशंस में। इन द केस अगर आपके पास सेकेंड ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, मैनेजर, फिर एजेंट, या फिर चीफ इंस्पेक्टर और नन ऑफ दिस, तो ऐसे में आपका राइट आंसर चीफ इंस्पेक्टर होगा। माइंस में या फिर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस में आपका जो ऑब्जेक्टिव आंसर्स के ऑप्शंस रहेंगे उस पे आपको आंसर करना है, ना कि अपने मन से, क्योंकि रेगुलेशंस में दोनों बात रखी गई है, इस चीफ इंस्पेक्टर्स एंड रीजनल इंस्पेक्टर्स एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद अगर किसी माइंस में गैसेस मिल जाती है तो आप सबसे पहले क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो नॉर्मली जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वहां से पहले सबको हटाएंगे, फिर सुप्रियर को खबर करेंगे, सुप्रियर क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा, फेंसिंग करेगा, देन आफ्टर रिपोर्ट लिखेगा, और रिपोर्ट की एक कॉपी किसको भेजेंगे, इन द केस ऑफ डिग्री ऑफ गैसिनेसेस में रिपोर्ट की एक कॉपी जाएगी किसको, रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, कि सर इस माइंस में आपने जो निर्धारित करके गए हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसिंग माइंस में या फिर सेकेंड डिग्री ऑफ गैसिंग माइंस आप निर्धारित करके गए हैं, इसमें इन्फ्लेमेबल गैस बार बार बढ़ते जा रही है, तो इसको आपको थर्ड डिग्री करना होगा। अदरवाइज 1 महीने तक आपको चेक करना होगा कि गैसेस कितनी बढ़ रही है, कितनी डाउन हो रही है, कितनी बढ़ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ गैसिनेसेस की नाम भी रखी जाती है। तो आपको किसको भेजना है नोटिस, रीजनल इंस्पेक्टर को, और रीजनल इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आपको तब तक नोटिस भेजते रहना है। ओके, और ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि 24 घंटे के अंदर नोटिस भेजना है। तो
तो चलिए रेगुलेशंस की ओर देखते हैं, काफी समय भी हो गया। तो रेगुलेशंस 133 क्लासिफिकेशंस ऑफ कोल्ड स्ट्रीम्स अकॉर्डिंग टू देयर गैसीनेसेस और द कोल्ड स्ट्रीम्स शैल बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ गैसीनेसेस बाय द चीफ इंस्पेक्टर। देखा पहला पॉइंट बताया ना, चीफ इंस्पेक्टर ही डिसाइड करेंगे और इंस्पेक्टर। ओके, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर में सब आ जाएंगे, रीजनल इंस्पेक्टर भी आ जाएंगे। असिस्ट टू सच असिस्टेंट आफ्टर सच इन्वेस्टिगेशंस ही मे बी कंसिडर्ड नेसेसरीज। सारे जांच पड़ताल के बाद वो नोमेनक्लेचर करेंगे कि कौन सी डिग्री ऑफ माइंस है। ओके, देन आफ्टर इफ एनी गैस सीम और परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर or rate of emission of such increase so they bring the same into a higher degree of gasinations, the owner agent manager shall within 24 hours from his knowledge of such increase inform the regional inspector and observe the precautions required to be taken under these regulations in respect of gaseous of degree, and regional inspector shall be within 30 days of receipt of such informations verify and investigate the degree of gasiness and classify the SIMs into the appropriate degrees of gasiness. Listen, पहला कि डिग्री ऑफ गैसिनेशंस फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री कौन है, कौन नोमेनक्लेचर करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर। इसके बाद अगर कोई इंस्पेक्टर ने आपकी माइंस को सेकेंड डिग्री घोषित कर दिया कि सेकेंड डिग्री माइंस है, ठीक है, और आप वर्किंग में हैं, यहाँ आप वर्किंग में हैं, वर्किंग में पता चला कि यहाँ की कंडीशंस सपोज ये फेस है, तो यहाँ की जो गैलरी है यहाँ पे गैस हमेशा बढ़ते और घटते क्रम में देखने को मिल रही है, यानी कि परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस यहाँ एग्जिट कितना है, 0.1 से एग्जिट कर रही है, तभी तो ये सेकेंड डिग्री कहलाई। बट कभी कभी क्या हुआ कि 0.2 भी हो गया, 0.3 भी हो गया, इनफैक्ट कि 1.3 भी आ जाता है कभी कभी। तो ऐसे में इनफ्लेमेबल गैस कभी बढ़ रहा है कभी घट भी रहा है, तो ऐसे में आपको यानी कि ओनर, एजेंट और मैनेजर को विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर एक नोटिस भेजना है। नोटिस किसको भेजना है, रीजनल इंस्पेक्टर को। रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना है, सर ये फेस में यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट में गैस कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ऐसे आपको एक नोटिस भेजना है। और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आपको प्रिकॉशंस भी लेना है, ठीक। उसके बाद रीजनल इंस्पेक्टर जैसे निर्देश देंगे वैसा आपको वर्किंग करना है। प्लस इसकी रीजनल इंस्पेक्टर की ड्यूटी रहेगी विदिन 30 डेज आपकी माइंस को आएंगे और अपना इंस्ट्रक्शंस या फिर एग्जामिन करेंगे, और जैसे वर्किंग ऑर्डर होगा या फिर वर्क ऑर्डर निकलेगा आपको वैसे काम करना है। उसके बाद अगर ये बोल दिए कि वो माइंस थर्ड डिग्री है, तो फिर जो सेकेंड डिग्री की माइंस थी वो अब चेंज किस में हो जाएगी, थर्ड डिग्री के अकॉर्डिंग माइंस चेंज हो जाएगी। ये सेकेंड पॉइंट्स। और ओके, फिर थर्ड पॉइंट कहता है इफ गैस सीम्स परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर रेट ऑफ इनफ्लेमेबल गैस decrease so as to bring the seam of lower degree of gasiness, the owner agent may inform the regional inspector of the same। यानी कि गैस बढ़ी तो भी नोटिस जाएगा, गैस घटी तो भी नोटिस जाएगा। अगर गैस इसमें घट जाती है, थर्ड डिग्री से सेकेंड डिग्री आ जाती है, तो फिर रीजनल इंस्पेक्टर ही उसमें नोमेनक्लेचर करेंगे कि सर ये अब थर्ड डिग्री से सेकेंड डिग्री हो गई है। ओके, बढ़े या घटे
आपको 24 घंटे के अंदर ओनर, एजेंट और मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। देन आफ्टर the regional inspector shall be within 30 days of received information referred in sub 3 investigates the degree of gassiness, classify, proceed degree of gas and such or till time of regional inspector classify percentage required to observe previously shall be observed। मैंने बताया था कि रीजनल इंस्पेक्टर जैसे अपने एग्जामिन या क्लासिफाई करेंगे देखने के लिए विद इन कितने समय के अंदर, विद इन 30 डे के समय वो आएंगे, माइंस को क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, फिर जो भी दिशा निर्देश होंगे वो अपनी बात को रखेंगे, उसको फॉलो करना है। अगर ये बोलते हैं कि ये 3rd डिग्री ऑफ गैसी माइंस में कन्वर्ट हो चुकी है तो वो फिर 3rd डिग्री ऑफ माइंस कहलाएगी बस। और ये सब कितने समय के अंतर्गत कर लेना चीफ इंस्पेक्टर को, विद इन 30 डेज के अंतर्गत। ओके, 13 डेज कैमरे में, हाँ ओके। 5वां पॉइंट कहता है नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एप्लीकेशन 2 to 4 रीजनल इंस्पेक्टर मे बी टेक एन इन्वेस्टिगेशन रिक्लासिफाई गैसी इनटू द प्रोसीड ऑफ, वही रिक्लासिफाई कर सकते हैं सेकंड को थर्ड, और कैसे एग्जामिन करके सब चीज कंडीशन को देखते हुए। द ओनर, एजेंट और मैनेजर शॉल बी एटलीस्ट वंस इन एवरी 30 डे एग्जामिन द इमिशंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन क्यूबिक per ton of coal rise and the percentage of inflammable gas general body of air laid down in the regulations 169, and result of every such examination shall be recorded on page book। मतलब कह रहा है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर हर 30 दिन में एक दिन पूरी माइंस को एग्जामिन करेंगे, इन्फ्लेमेबल गैस कितनी प्रेजेंट है या फिर रेट ऑफ इमिशंस कोल प्रोड्यूस कितनी हो रही है, ये सब एग्जामिन करेंगे हर 30 डेज में। ठीक है, 1 मंथ में नहीं, हर 30 डेज में। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभी ए मंथ लिखा हुआ रहता है प्लस कभी कभी 30 डेज लिखा रहता है। अगर ऑप्शंस में लिखा है 30 डेज, फिर ऑप्शंस में 1 मंथ या फिर 25 डेज या नन ऑफ दिस। रेगुलेशंस क्या कहता, प्रत्येक 30 दिन में एग्जामिन करेंगे, तो 30 दिन यानी कि 30 डेज में ही आपको आंसर करना है, ना कि 1 मंथ में। ये 1 मंथ में आप आंसर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मंथ हमेशा कभी 28 मंथ का होता है, 28 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है, तो ऐसे में डाटा खराब हो गया ना, इसलिए 30 डेज को ही आप आंसर करके आएंगे। इसके बाद एवरी इंस्ट्रूमेंट, अच्छा रेगुलेशन 169 क्या कहता है, इसको भी आप फॉलो करना है। डिटर्मिनेशंस ऑफ परसेंटेज इन्फ्लेमेबल गैस एंड एनवायरमेंट कंडीशंस, ओके, उसमें बाद में हम लोग चलेंगे। अभी 7 पॉइंट में कहता है एवरी इंस्ट्रूमेंट apparatus and systems used in detections and measuring of inflammable gas shall be standard provided approved in written by the chief inspector। मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेथनोमीटर हो या CO डिटेक्टर हो या फिर मल्टी गैस डिटेक्टर हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में को ही यूज करेंगे, और वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा नोमित हो, मतलब DGMS द्वारा अप्रूवल हो, उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। ओके, एवरी इंस्ट्रूमेंट apparatus system used in detections of measuring of inflammable gas, analysis of gas samples shall be calibrated specifications interval approved accredited agency of laboratory notified by the chief inspector special generals of body of the time to time। और वैसे इंस्ट्रूमेंट को हमें कैलिब्रेटेड करना है, सर्विस देना है। कब, कितने महीनों के या कितने दिन के अंदर। अगर आप मेथनोमीटर का यूज कर रहे हैं तो आप उसको सर्विस करेंगे ना, चेक उक करेंगे ना। बाइक लिए हैं, बाइक में सर्विस डालनी है या नहीं करनी है। बाइक सर्विस नहीं जाएगी तो फिर माइलेज घट जाएगा, माइलेज घटेगा फिर आप परेशान होंगे, कुछ मेजर पार्ट डैमेज हो सकता है। अगर कहीं नट खुला है, उस नट खुला होने के वजह से क्लच में या किसी भी
कंडीशंस में बाइक को डैमेज कर सकता है, तो आपको सर्विस देनी है ना। और सर्विस कब कब देनी है ये कौन निर्धारित करता है? आप करते हैं? नेवर। ये कंपनी निर्धारित करता है कि भाई इतनी डिस्टेंस कवर कर लेने के बाद 10,000 किलोमीटर के बाद या 1,000 किलोमीटर के बाद, स्टार्टिंग में कम रेंज रहता है बट धीरे धीरे वो चेंज होता है, तो हर 10 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करनी है, 1,000 किलोमीटर के बाद सर्विस पे लानी है। ऐसे ऐसे कंपनी ही निर्धारित करती है बाइक की कंडीशंस में। इन द सेम कंडीशंस यहाँ भी है, CI के द्वारा जो भी अप्रूवल कंपनी या कंपनी के जो भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे DGMS के अप्रूवल द्वारा, वो भी कैलिब्रेटेड होंगे, वो भी सर्विस पे जाएंगे। कितने समय पे? जो कंपनी निर्धारित डेट रखी गई है उसी के समय पे आपको सर्विस और कैलिब्रेटेड करने के लिए लाना ही होगा। ये आपकी रेगुलेशंस 133 कंप्लीट। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ी लंबी जाएगी बट बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और नेक्स्ट क्लास इसके आगे की ओर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग कि अगर हमारी एजुकेशन स्किल बढ़िया नहीं है या फिर हमें समझाने के तरीके नहीं आ रहे या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज कमेंट में आप मेंटेन कर दीजिए। अदरवाइज अपनी समय को मैं अपने लिए यूज करना चाहता हूं, ना कि किसी और के लिए। किसी और के लिए मैं सपोज दैट आपके लिए समय यूज कर रहा हूं 1-1.5 घंटे जो भी आपको दे रहा हूं, और उस समय से आपको कुछ गेन हो ही नहीं पा रहा, यानी कि समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मतलब ही नहीं बन पा रहा, तो फिर ऐसे समय का यूज करना बेकार हो गया ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो प्लीज आप कमेंट में ये मेंटेन जरूर कीजिए, सर आपसे टीचिंग स्किल अच्छी नहीं है, आप पढ़ा नहीं पा रहे हो और हमें समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, अपने समय को अपने लिए यूज करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग, हाँ, अब ये मन में किसी की प्रकार का भी द्वेष या फिर किसी प्रकार का भी जलरस या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जलन ना रखे कि अगर सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं और मैं शेयर कर दूं, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दूं, तो वो भी सर की क्लासेस देख के, यानी कि हमारी क्लास देख के वो ब्रिलियंट हो जाएगा, उनकी जॉब लग जाएगी, हमारी जॉब नहीं लगेगी। ऐसा मेंटेलिटी कभी नहीं रखें। ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है। ओके, तो ये आप जरूर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद, जय हिंद।